दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस मंच पर। मैं आपका गाइड उजांक और आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। क्या आपके अंदर वो जोश है जहां पर आज मैं टाइम टेबल, मुझसे ये प्रश्न कई दिन से पूछा जा रहा है, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा, कल भी हमसे बात हुई कि सर 2022 के लिए मेरा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कैसे स्ट्रेटजिकली प्रिपरेशन करनी है, गलतियां आपसे क्या होंगी, ये सब कुछ आज मैं इस क्लास में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। और उम्मीद करूंगा हमेशा की तरह कि जब मैं ये क्लास खत्म करूं तो आपके पास आपके सवालों के जवाब मौजूद हो, आपके पास एक स्ट्रेटजी अवेलेबल हो और उस स्ट्रेटजी पर काम करने के लिए आपके पास जोश भी, एनर्जी भी उतनी अवेलेबल हो ताकि आपको दुनिया की कोई ताकत रोक ना सके। यही हमारा प्रयास है लगातार दोस्तों। राइट, हाउस द जोश, एनर्जी कैसी आप लोगों की। हम इस श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का टाइम टेबल मैं लगातार आपसे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करता रहूंगा। जो भी चीजें इस समय आपको जरूरत होगी वो बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत हाई टाइम है। जिसको भी 2022 में एग्जाम देना है, ये उनके लिए बहुत ही हाई टाइम, बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। और आफ्टर प्रिपरेशन और प्री प्रिपरेशन दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहां पर अगर हम बात करें। चले दोस्तों, अगर हम बात करें तो रेडी है पेन एंड पेपर। हमेशा की तरह हमें क्लास में लिखना होता है, हमें स्ट्रेटजिकली डिस्कस करना होता है। हम यहां सिर्फ सुनने के लिए नहीं आए हैं। हमारी हर क्लास एक पर्पसफुल होती है, स्ट्रेटजी होती है और हमें ओरिएंटेशन तय करना होता है कि हम आज की क्लास से एक सॉल्यूशन लेते हुए हम आगे की तरफ जाएं। अगर आप सुनेंगे तो वो भूल जाएंगे। मेरे जो उजांकियंस हैं, जो मेरे बच्चे हैं, वो हमेशा एक डायरी मेंटेन करते हैं। क्लास के बाद अभी तुरंत उनकी फोटोज आ जाएगी मेरे पास कि हमने सर ये काम कर दिया है। तो डेफिनेटली वहां पर एक आपको एज मिलती है। अपनी एक कॉपी, मेरे सेमिनार की कॉपी अलग बना लीजिए, क्योंकि ये जो हमारी क्लासेस होती है, जो मैं यहां यूट्यूब पे सेमिनार लेता हूं, वो बेसिकली आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होती है। तो डेफिनेटली ये आपको बहुत एज देगी, बहुत ही आपको जो है वो इसमें क्या करेगी, एक हमें अलग ही डायमेंशन में लेकर जाएगी दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं और बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। राइट, रेडी, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो आज हम बात करेंगे, कल मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि सर मुझे 2022 का टाइम टेबल बता दीजिए कि मुझे इसको कैसे करना है। राइट, अब टाइम टेबल में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो ये समझना कि एक्चुअली में आपके पढ़ने के घंटे कितने हैं। आप 6 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं, क्योंकि एक तो आपको 1 साल 365 दिन का आपको टाइम टेबल बनाना है। दूसरा, पर डे का भी आपको ये देखना है कि मुझे ये जो चीजें पढ़नी है उसके लिए मुझे कितने घंटे चाहिए। अब इसमें क्या होता है, लास्ट ईयर मैंने इसके टाइम टेबल के बारे में बताया था कि आपको इतने इतने टाइम में ये पूरा करना होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आई बच्चों की, सर एक्चुअली में अपना हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, हमारा डेली का टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। इस बार मैंने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया है और इस बार मैंने उस पर विचार किया कि आखिर इसका क्या सेगमेंट हो सकता है। और वहां पर मैंने विचार किया कि इसकर अगर मैं इसका टाइम एलोकेशन कर दूं, यानी इस पूरे टॉपिक में कितना समय देना है, कैसे समय देना है, तो डेफिनेटली आप अपने टाइम टेबल को कि मुझे 6 घंटा पढ़ना चाहिए, मुझे 8 घंटा पढ़ना चाहिए। कई ऐसे बच्चे जो अच्छा पढ़ रहे हैं, वो 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर भी वो डिप्रेस हैं कि सर लगता है मैंने कहीं सुना था कि यूपीएससी में 12 घंटे पढ़ना होता है। नहीं, ये कोई भी जरूरी नहीं है। हर इंसान की अपनी सीखने की क्षमता, समझने की क्षमता बिल्कुल अलग अलग होती है। तो मैंने इस बार टाइम एलोकेट कर दिया है कि हमें कितना टाइम देना होगा। टाइम टेबल आप उसके हिसाब से तैयार कर लें, यानी मैं वर्ष का और दिन का दोनों जो है वो टाइम टेबल आज आपको बताने जा रहा हूं इस क्लास में, और डेफिनेटली इससे जो है वो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। रेडी हैं, तैयार हैं, चलें। अब इसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। सो आज हमारा है क्रैक आईएएस आफ्टर 2022। 1 साल के टाइम टेबल के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। उनका हाई टाइम है। इससे पहले की क्लास में मैंने प्री प्रिपरेशन करने के बारे में बताया था, मेथड्स बताया था, रिवीजन के मेथड्स बताए थे। जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा वो उसको जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बटन दबा दें ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहें। राइट, चलते हैं आगे। और अब हम बात करते हैं 1 साल का टाइम टेबल का तरीका क्या होगा और कैसे आप अपने सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे। जैसा कि मेरी हमेशा की आदत है, मैं सबसे पहले बताता हूं गलतियां कहां होती हैं, मिथ हमारी तैयारी में क्या है। चलिए एक एक करके हम मिथ को, यानी उन गलतियों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मिथ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मिथ आता है कि पहले प्री की तैयारी कर लेते हैं फिर मेंस की तैयारी करते हैं। यस या नो, पहले मुझे बताएं। पहले यार बेसिक पढ़ लेते हैं, प्री पहले पढ़ लेते हैं, फिर मेंस की तैयारी करेंगे। यानी आसान वाला पहले कर लेते हैं, सामान्य भाषा में अगर कहें तो इजी वाला हम पहले कर लेते हैं, कठिन वाला हम जिसमें मेंस राइटिंग करनी होगी, तमाम तरह की दिक्कतें होंगी, वो हम बाद में कर लेंगे। ऐसा पहला जो है वो सबसे बड़ी गलती आप यहां पर होती है आपसे। आप सब्जेक्ट को उसके डायमेंशन के हिसाब से समझना शुरू करिए कि ये प्री और मेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, फनलिंग क्या होती है। आज मैं आपको वो मेथड यहां पर सिखाऊंगा और समझाऊंगा, नंबर 1। दूसरा मिथ 2, डायरेक्टली बुक आप खरीद के लेकर आते हो, इंटरनेट पे जाते हो,
आप पता करते हो भाई ये वाली विपिन चंद्रा इतिहास के लिए बहुत अच्छी है, फलाना बहुत अच्छा है, ढिकाना बहुत अच्छा है, लक्ष्मीकांत, सब कुछ खरीद लाए आप। और जब आप तैयारी करने आते हो तो बढ़िया नई नई किताबें खरीद के लाते हो, उसमें बढ़िया सा कवर चढ़ाते हैं, खूबसूरत अलमारी में उसको सजा वजा कर अगरबत्ती दिखा के लगा देते हैं, और फिर उसके सामने ऐसे करके जो है हाथ लेके बैठते, बस अब आईएएस की तरफ बढ़ चले, बन जाएंगे आईएएस, अब बनने ही वाले हैं। और वो सुंदर सुंदर किताबों की खुशबू हो मन को बड़ा आह्लादित करती। पहला महीना तो ऐसे ही गुजरता जैसे जो है वो किताबों के साथ हनीमून आप जो है मना रहे, बढ़िया से, एकदम कोई टेंशन नहीं, सब कुछ स्वर्ग जैसा लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब जमीनी सच्चाई पर उतर कर आते हो तब पता चलता है बाबू कि ये जो है वो बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क है। तो सबसे दूसरी बड़ी गलती, जब हम डायरेक्टली बुक रीडिंग करें उससे पहले हमें सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सिलेबस ये बताएगा इस बुक से हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, राइट। तो पहला जो दूसरा हमारा सबसे बड़ा मिथ है, बिना सिलेबस को अप्रोच किए आप डायरेक्टली बुक पे अप्रोच नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका जो है वो टाइम बहुत लंबा खींचेगा और बहुत ज्यादा जो है वो खराब होता चला जाएगा, राइट। तो दूसरा सबसे बड़ा सेगमेंट होता है कि हमें इस बुक से क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये विपिन चंद्रा बड़ी कॉमन बुक है, ये ग्रेजुएशन के लिए भी है, ये यूपीएससी के लिए भी है, प्री मेंस। अब सवाल है इसमें हमें निकालना क्या है, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये 2 स्टेप आप जो है हर हालत में फॉलो करेंगे। अब आ जाते हैं, अब हम राइट मेथड्स यानी सही तरीकों पे बात करने जा रहे हैं कि तैयारी का सही तरीका क्या होता है। अब जरा इस प्री और मेंस के झंझट से निकलो और यूपीएससी को उसके तरीके से समझने की कोशिश करो। यूपीएससी के चश्मे से अपनी तैयारी को देखो। अगर यूपीएससी के चश्मे से उसको देखोगे तो फिर क्या होगा, तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि तुम्हारे पास 2 कैटेगरी है, वन इज नोन एज सब्जेक्टिव कैटेगरी एंड सेकेंड इज नोन एज ऑब्जेक्टिव कैटेगरी। अगर हम बात करें सब्जेक्टिव यानी कि जो हमारा, जिसे हम लोग कहते हैं वस्तुनिष्ठ होना, ठीक है, यानी कि यहां पर आत्मनिष्ठ होना या सब्जेक्टिव होना, और ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ होना, यानी कि जो इसकी हिंदी हो गई कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे आते हैं, क्योंकि अब हम लोग भाषा में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव शब्द ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो एक हो गया हमारा सब्जेक्टिव अप्रोच और एक हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव अप्रोच। यूपीएससी इन दोनों अप्रोच से क्या चाहता है, ठीक है। हम जनरली इसको बहुत कैटेगराइज करके प्री मेंस कर देते हैं और स्टूडेंट यहां पर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। एक्चुअली में कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, यहां पर हमें किताबों से, नोट से, अखबार से, जो हमारी करंट अफेयर्स मैगजीन्स आ रही हैं, टीचर से हमें क्या लेना है। स्टूडेंट एक चुंबक की तरह है, उसका दिमाग एक चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह होना चाहिए, और उसको किन डायमेंशन से क्या लेना है। मेरे आज के न्यूज़पेपर से मुझे क्या मिलेगा, आज के जो मुझे बुक से क्या मिलेगा, नोट से क्या मिलेगा, टीचर से क्या लेना है, ये आपको तय करना है। और वो तब तय करेंगे जब आप यूपीएससी को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो ये आपका हो गया, एक कैटेगरी हो गई सब्जेक्टिव कैटेगरी और दूसरी हो गई ऑब्जेक्टिव कैटेगरी। सब्जेक्टिव की बात करें तो आखिर इनको क्यों रखा गया है, दिस इज ऑल अबाउट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ये आपके दिमाग के स्पैन, हॉराइजन को, जो क्षितिज है उसका विस्तार करने का काम करता है। किसी सब्जेक्ट को उसके आर्ग्यूमेंट्स यानी उसके अंदर के जो तर्क हैं, जो उसके अंदर के विवाद हैं, उनको समझने की आपको क्षमता देता है। क्लियर है। तो ये क्या करता है, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट यानी कि एक वृहद अवधारणा की तरफ आपको लेकर जाता है। आप वृहद अवधारणा बनाते हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि आप पूरी पिक्चर को एक साथ देखने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी पिक्चर को आप निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि सीन में क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप जब सब्जेक्टिव अप्रोच की तरफ जाते हैं तो आप वृहद अवधारणाओं की तरफ जाते हैं। वृहद अवधारणाओं में आप अपने रेंज यानी अपने जो क्षेत्र के विस्तार को बढ़ाते हैं। इसमें आप अपने सब्जेक्ट के साथ साथ करंट अफेयर, जिसको हम लोग डायनेमिक पार्ट कहते हैं, स्टैटो डायनेमिक अप्रोच आप रखते हैं, स्टैटो डायनामिक अप्रोच रखते हैं, ठीक है। स्टैटो डायनामिक अप्रोच अपने साथ लेकर आप चलते हैं, स्टैटो डायनामिक अप्रोच आप लेकर चलते हैं। क्लियर है। सो लेट्स मूव ऑन। तो ये हमारी एक बहुत ही वृहद अवधारणा होती है। सामान्य भाषा में इसको मुख्य परीक्षा यानी मेंस कहा जाता है। अब दूसरा अवधारणा होती है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यह कहता है कि जो वृहद अवधारणाओं को आपने पढ़ा उसमें किसी एक कॉन्सेप्ट पे, एक टुकड़े पर फोकस करना है, और ये नैरोअर यानी संकीर्ण अवधारणा के साथ, अगर हम बात करें संकीर्ण क्षेत्र में, ये अपने आप को किसी विषय वस्तु पर 4 ऑब्जेक्टिव दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से एक इसका सत्य आंसर होगा ही होगा। तो इस तरह से उस पर क्या करता है, वो छान कर जो उसका नेक्टर होता है, जो गाढ़ा रस होता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव सेगमेंट कहते हैं। क्लियर है। अब आपको कुछ कुछ अंदाजा लग रहा होगा कि यूपीएससी इन 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक सब्जेक्टिव अप्रोच और एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच, जिसको हम सामान्य भाषा में इसको हम प्री कह देते हैं। और हमें यहां पर जब हम ये बात करते हैं तो हमें लगता है ये 2 सेगमेंट हमें पढ़ने हैं। चलिए हम देखते हैं कि हमें 2 सेगमेंट पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं। अभी थोड़ी देर में मैं क्लियर कर देता हूं कि ये 2 सेगमेंट है या एक ही सेगमेंट के 2 हिस्से हैं, राइट। तो इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर है। सो दीज आर द 2 कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं हम लोग।
अब मैं 11 से 12 महीने का आपको टाइम टेबल देने जा रहा हूं, क्लियर है? 11 to 12 मंथ हम कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। पहले पे मैं बात करने जा रहा हूं जिसको हम लोग सब्जेक्टिव अप्रोच कहते हैं, यानी कि जो हम लोग वस्तु के साथ हम लोग जो है वो विषय ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, जहां पर हम हॉराइजन अपनी रेंज को बढ़ाएंगे, वाद विवाद करेंगे और सब्जेक्ट की अन्य अवधारणाओं के साथ हमारा संकलन होगा, हम उसके साथ जोड़ेंगे। तो दिस इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्टिव अप्रोच। मान लिया मैंने 11 से 12 महीने का मैं टॉपिक लेके चल रहा हूं। अब चूंकि कोरोना काल है, लगातार चीजें डिस्टर्ब होनी, मान के चले कि अगले जून या जुलाई में यूपीएससी आपसे एग्जाम ले सकता है। अगर डेट भी दे देगा तो जब तक वो हो नहीं जाएगा, तो जैसे इस बार आपने देखा डेट्स टली, उतना हो सकता है, लेकिन फिर भी मान के चले कि हमारे पास 12 महीने का अप्रोच बचा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको मिड जो है वो अगस्त से भी शुरू करता हूं या आफ्टर रक्षाबंधन भी शुरू करता हूं, 15 अगस्त के बाद भी मानता हूं, तो वहां से मैं मानता हूं हमारे पास लगभग 11 से 12 महीने का अप्रोच बचा हुआ है। अब मैंने इसकी दो कैटेगरी बना दी, मेरे साथ इसको ध्यान से लिखते जाओ और अपना टाइम टेबल इसके हिसाब से सेट कर लो। पहला, हम शुरुआत में हम लेके चलते हैं 7 to 8 मंथ्स का एक सेगमेंट लेके चलते हैं जो सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ होगा। और इसमें सबसे पहले मैं दो ब्रॉडर हिस्सों को कवर करने की बात कर रहा हूं। एक जीएस के चारों पेपर, जो ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3, 4 जो हमारे मेंस के पेपर है वो, और ऑप्शनल के बारे में बात करता हूं। मैं जो अभी आज टाइम टेबल बात करूंगा वो जीएस के हिसाब से बात करूंगा, ऑप्शनल के लिए फिर हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, और फिर वहां से हम जाएंगे अप्रोच में, प्री के अप्रोच में। तो होगा क्या कि क्यों मैंने जो है वो सब्जेक्टिव अप्रोच रखा है, इसलिए मैंने यहां पर रखा है। अगर आप एक साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 7 to 8 आपने जो मंथ रखा है, इसमें आपको मेजर पोर्शन जो 7 से 8 महीने आपको सब्जेक्टिव अप्रोच पे देने हैं, 4 पेपर और ऑप्शनल के साथ इसमें आपको देना है। इसमें से क्या होता है, जब हम जिसको प्री अलग करते हैं वो प्री अलग नहीं है। बेसिकली जब आप इसमें पढ़ते हैं, खासतौर पे जब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स की फनलिंग करते हैं। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट की फनलिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा सिंपल सा हिमालय के बारे में। अब हिमालय के बारे में मैंने पढ़ लिया, तो ऑब्वियस ही बात है प्री के क्वेश्चन मेरे को क्या करने पड़ेंगे, मुझे बस एक नेक्टर कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट की फनलिंग करनी पड़ेगी। मान लो मैंने संविधान पढ़ लिया, अब संविधान के क्वेश्चन मेरे को ऑब्जेक्टिव में भी आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट की फनलिंग करूंगा। ठीक है, यानी जो कॉन्सेप्ट कॉमन है उनको मैं खींच कर लेकर जाऊंगा प्री की तरफ। तो प्री के लिए मेरा टाइम काफी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग चलते हैं फनल कॉन्सेप्ट के बारे में, समझते हैं कि फनल कॉन्सेप्ट यानी कि कुप्पी प्रभाव क्या है, कुप्पी की अवधारणा क्या है, और कैसे हम मेंस के साथ साथ अपनी प्री का जो है बेस बहुत इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। तो टाइम टेबल इस तरह से बटेगा, 7 से 8 महीने मैं सब्जेक्टिव के लिए दे रहा हूं और 4 महीने मैं ऑब्जेक्टिव के लिए दे रहा हूं, जिनको 1 साल का कॉन्सेप्ट देना है। ठीक है, कॉन्सेप्टर के बच्चे जो मेरे हैं वो बिल्कुल अलग हैं, उनका तो अलग ही लेवल है, वो बैच ही मेरा जो कॉन्सेप्टर का है वो बिल्कुल अलग है, वो तो स्किल के साथ जुड़ा हुआ है। यहां मैं टोटल एकेडमिक्स के बारे में बात कर रहा हूं। नेक्स्ट मूव ऑन, आगे चलते हैं। अब फनल क्या होता है, अब फनल को समझिएगा। जब हम सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, जिसको आप लोग आम भाषा में मेंस कहते हैं, और उसके पेपर्स करते हैं, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये जो इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, ये सब है, इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। ठीक है, उन्हीं कॉन्सेप्ट में जो नेक्टर यानी कि बिल्कुल उसका जो अर्क होता है, टू द पॉइंट जो बात होती है, उसी को हम लोग प्री कहते हैं, जो हमारा प्री का एग्जाम, प्रिलिमिनरी का एग्जाम कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से अपनी तैयारी को शुरू करें तो हम अपने कॉन्सेप्ट को फनल कर सकते हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट से, जैसे कीप होती है कुप्पी, तो कुप्पी क्या ऐसे होती है, कुप्पी ऐसे होती है, ऊपर का मुख जो होता है चौड़ा होता है, और धीरे धीरे जहां से आपको बोतल में पानी या तेल जो भी आपको डालना है वो क्या होता है, बिल्कुल पतला होता है। ठीक है, ये पूरी इंडस्ट्री में आपने देखा होगा, बहुत से लोग मैनेजमेंट, अगर मेरी बात को कोई सुन रहा होगा, जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जो सेल्स के लोग होते हैं, जो हाई क्लास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, वो इस फनल प्रभाव को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्या होगा अगर हम, अब जरा देखो कि मैं क्यों इस तरह से तैयारी करने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, क्या होगा अगर हम इसको उल्टा कर दें, यानी कुप्पी का पतला सिरा अंदर और चौड़ा सिरा नीचे कर दें, और फिर यहां से हम तेल डालें, ज्यादा से ज्यादा तेल क्या होगा, बाहर गिर जाएगा। यानी अगर मुझे अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन को रखना, बड़े ध्यान से इसको साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करना, सीधा सीधा ये हर घर में होता है। मान लो मुझे बोतल में, एक पतले से बोतल में मुझे ये तेल जो है या गाढ़ा रस जो है ये मुझे डालना है, तो कौन सा मेथड सही होगा, मेथड 1 और मेथड 2 तेल डालने के लिए। ठीक है, यानी किसी चीज को आरोपित करने, ग्रहण करने, उसको परसीव करने, कंसीव करने के लिए मुझे कौन सा मेथड लेके चलना पड़ेगा, मेथड 1 और मेथड 2, प्लीज मुझे बताएं, लेट मी नो। ये देखो, ये रवि सिंह है, इन्होंने कहा 2, ये उल्टी कीप में डालते हैं, भगवान भरोसे हैं, इनको पता नहीं इनके माता पिता ने पैरागॉन इनको दिया कि नहीं दिया। पैरागॉन जानते हो ना, एक बड़ी अच्छी दवाई होती है। ठीक है, तो इनको जो है वो पैरागॉन
नहीं मिला, हो सकता है इसी वजह से थोड़ा अल्प विकसित रह गए हूं, ठीक है, फिर भी ज्यादातर सबको पता है हम कॉमनली इसी तरह से हम अपने घरों में काम करते हैं। कुछ महान वैज्ञानिक हैं जो इस तरह की खोजों को कर रहे हैं, वो उन्होंने कमेंट किया है। तो पैरागॉन का नाम की दवा उनको मिली नहीं है, ठीक है, वो मिल जाती तो फिर उनका भी जो है वो बौद्धिक विकास हो जाता। फिर भी खैर हम चलते हैं आगे। तो दिस इज द वेरी कॉन्सेप्ट, ये हमारा बहुत साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हमें पता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि हम भी जब पढ़ाई करते हैं, ये हमारा, इसको हम लोग अपना ब्रेन मान लेते हैं, हमारे इसको हम लोग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं सब्जेक्टिव मान लेता हूं, इसको मैं ऑब्जेक्टिव, यानी पतला हिस्सा मैं इसको ऑब्जेक्टिव मान लेता हूं, ठीक है। तो ये मेरा ब्रेन हो गया, मस्तिष्क हो गया, मुझे जो मेरे कॉन्सेप्ट, मेरा नॉलेज हो गई, ये मेरा सब्जेक्टिव हो गया और ये मेरा ऑब्जेक्टिव पोर्शन हो गया। ऑब्वियस ही बात है, जब हम लार्जर वे में अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं, थोड़ा सा बेस बनाते हैं, जैसे मैं कॉन्सेप्टर में फर्स्ट ईयर में क्या करता हूं, हर सब्जेक्ट की गहराई तक पहुंचता हूं, उसकी पॉइंट्स पे बात करता हूं, स्किल्स उसके साथ जोड़ता हूं, उनको नोट्स बनाने, पढ़ने, बार बार आर्ग्यूमेंट करने, फिर उनको करेक्ट करने, उनकी तरीकों को सही करने, मैं उसको बहुत ब्रॉडर वे में लेके जाता हूं। फिर धीरे धीरे धीरे, जैसे अभी एनसीईआरटी शुरू किया, अभी बच्चों ने कहा कि एनसीईआरटी सर ऑसम चल रहा है, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे। शुरुआत में क्या होता है, उनको तकलीफ हुई थी, सर इतना ज्यादा डिस्कस क्यों कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब डेली ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है चैप्टर के चैप्टर खत्म होते चले जा रहे हैं। क्यों, अब उनको दिक्कत, बच्चे कह रहे हैं कि सर वो लग रहा है रिवीजन हो रहा है। तो सेम ऐसे ही पढ़ने का तरीका होता है, मेरे पढ़ाने का तरीका आप सभी जानते हैं, मैं बिल्कुल इसी तरह से पढ़ाता हूं। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूं, ब्रॉडर वे में लेके जाता हूं। कई बार बच्चे बोर हो जाते हैं, मेरा मन कर रहा है भाग जाओ तुम, कोई बात नहीं है। कारण क्या है, तुम वैसे भी आगे पिसोगे, पीछे भी पिसोगे, कहीं ना कहीं फंसना, कम से कम तुम्हारा टाइम और पैसा तो बच जाए, जिसको भागना हो पहले भाग ले। तो रणछोड़ दास छाछड़ जितने भी हैं हमारे, वो पहले ही निकल लेते हैं। जो हिम्मती है वो बच जाते हैं और जो बच जाते हैं वो पा जाते हैं, ठीक है। तो बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा चलता है। अब क्लियर हुआ कि क्यों हमें टाइम टेबल इस हिसाब से अपना सेट करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 1, तो ये कॉमन हुआ। तो फनलिंग प्रभाव में हम इस तरह से लेकर अपने पढ़ाई को लेकर चलिएगा, जो लोग भी लेकर जा रहे हैं। अब अगर हम जीएस की बात करें, मैं मेजरली आज बात करूंगा जीएस की। हमारे पास टोटल कितने महीने हैं, 7 से 8 महीने। अब समझ में आया कि प्री और मेंस को अलग अलग करके नहीं देखते हैं, पहले हम ब्रॉडर कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसके कॉमन कॉन्सेप्ट को हम प्री में लेकर जाते हैं और हमारी सफलता तैयार हो जाती है। रेडी, अब चलो फॉर एग्जाम्पल पेपर 1। पेपर 1 में हमारे पास 3 पार्ट हैं मोस्टली, अगर हम देखें तो हमारे पास 3 पार्ट है। एक को हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं, दूसरे को ज्योग्राफी और तीसरा इंडियन सोसाइटी। पेपर 1 एक्चुअली लार्जर पार्ट माना जाता है। क्यों लार्जर पार्ट माना जाता है, वाई? क्योंकि एक तो शुरुआत में आपके सामने कुछ नए तथ्य आएंगे, ठीक है। एक इतिहास बहुत बड़ा पार्ट होता है, दूसरा ज्योग्राफी भूगोल एक बड़ा पार्ट होता है, तीसरा भारतीय समाज। तो आपको शुरुआत यहां से करनी चाहिए पेपर 1 से। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट कहते नहीं मैं पेपर 3 से शुरू कर दूं, पहले इथिक्स पढ़ लेते हैं, ये भी हो सकता है, इथिक्स एक अलग पार्ट हो गया। लेकिन जीएस के पेपर 1 to 3 में एक कुछ समानता हमें निकालनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडियन सोसाइटी, मैंने लास्ट ईयर जो है इंडियन सोसाइटी से अपना बैच शुरू किया। क्यों शुरू किया? भारतीय समाज को जब तक तुम समझोगे नहीं, तब तक भारत की राजनीति और भारत की अर्थव्यवस्था दोनों को नहीं समझ पाओगे। अर्थव्यवस्था समाज के लिए और समाज के द्वारा काम करती है, ध्यान रखिएगा। हम सभी, ये इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती है, हमारी इच्छा को मांग में परिवर्तित करती है। लेकिन किसकी इच्छा? समाज की इच्छा। उस देश के अंदर समाज होता है और समाज के अंदर व्यक्ति होता है। तो एक अमीर आदमी की इच्छा कुछ और हो सकती है, एक गरीब आदमी की इच्छा कुछ और हो सकती है, एक मध्यवर्ग की इच्छा कुछ और हो सकती है। वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, मकान की ईएमआई दे सकता है। गरीब सोचता है यार हमारा किसी तरीके से खाने पीने का जुगाड़ हो जाए। अमीर के पास कोई चिंता नहीं, वो सोचता है छुट्टियां मिल जाए, मुझे थोड़ा लग्जरी मिल जाए, और भी अच्छा, बोला पैसा जितना चाहे उतना ले लो, मुझे लग्जरी चाहिए, ठीक है। तो हर व्यक्ति समाज में वो एक इच्छा को लेकर नहीं चलता है। विभिन्न वर्गों की अलग अलग जो है वो इच्छाएं होती हैं, वैसे ही इच्छाएं उनकी आर्थिक के साथ राजनीतिक भी होती हैं। तो जब आप इंडियन सोसाइटी को, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हो, तब आपको समझ में आता है कि राजनीति भी तो इसी के लिए काम करेगी और यही राजनीति से काम भी कराएगा, ठीक है। तो हम लोग डेमोक्रेटिक जो है कंट्री है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। तो जो आपको शुरुआत करनी चाहिए, ये जो 3 पार्ट हैं उस पर आपको बहुत फोकस करना चाहिए, जिसमें आप 2 से 2.5 महीना, क्योंकि शुरुआत में आप थोड़ा सा धीमे चलते हैं, स्लगिश चलते हैं, तो 2 से 2.5 महीने का समय आपको यहां पर लगता है, जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर जाते हैं। तो 2 to 5 मंथ्स में अगर हम बात करें, तो ये जो पार्ट है नियरली ये जो लेता है आपका 40%, या अगर मैं बात करूं इसको 35% अपना टाइम इसके लिए डिवोट करें, ठीक है, लगभग 40% टाइम इसके लिए डिवोट करें।
राइट तो ये क्या हो गया हमारा, और 25% के आसपास टाइम, 25 से 30% टाइम, इसको भी कम कर सकते हैं आप सोसाइटी के लिए जो है वो डिवोट करें, इतना पढ़ाई करने के लिए। अब ये 25%, अब आप ये इसमें कैलकुलेट कर लीजिए आपको डेली टाइम टेबल कितने घंटे का बनाना है। अपनी क्लासेस के अतिरिक्त जो है स्वाध्याय के लिए आपको कितना टाइम इसमें ऐड ऑन करना है, आप अपने टाइम टेबल में उसको सेट कर लीजिए कि मुझे इसमें से कितने घंटे निकालने होंगे। ठीक है, यानी 35% हिस्सा मुझे 2.5 महीने में निकालना है, लगभग जो है मेरे पास जो है वो 70-75 दिन है, तो उसमें मुझे हिस्ट्री पढ़ने के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा, तो प्रतिदिन का टाइम टेबल आप इसी हिसाब से निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, 2 से 2.5 महीने के लिए आपने ये 3 पार्ट पे फोकस किया। ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको काफी एज मिलता है बहुत कुछ समझने के लिए। जो इंडियन सोसाइटी होती है और जो ज्योग्राफी होती है वो आगे चलकर हमारे पेपर 2 और पेपर 3 को ड्राइव करती है। राइट, हमारा समाज कैसा है और हमारा भूगोल कैसा है। भूगोल बताएगा हमारी मिट्टी कैसी है, वनस्पति कैसी है, हमारा आगे चलकर कृषि का विकास कैसे होगा, हमारी आर्थिकी का विकास कैसे होगा, हमारी जलवायु कैसी है, हमारे पास आपदाएं कैसी हैं। इन सबसे आगे चलकर आपको बहुत कुछ फायदा मिलने वाला। हमारे समाज का सोच कैसा है, हमारी समाज की सोच सरकारी नौकरी चाह रही है, हमारे समाज की सोच जो है वो उद्यमिता की तरफ जा रही है, यूथ पॉपुलेशन है, बूढ़ों की संख्या है, किसकी संख्या है, उससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा अगले पेपर्स के लिए। आगे चलते हैं पेपर 2। पेपर 2 में बेसिकली 2 ब्रॉडर सिलेक्शन है, एक हमारा पॉलिटी और दूसरा आईआर है, यानी राज व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंध के साथ अगर हम बात करें तो हमें एक ब्रॉडर सेक्शन हमें यहां पे देखने को मिलता है। क्लियर है, अब ब्रॉडर सेक्शन हमें देखने को मिलता है। इसके लिए आप 2 महीने आप पर्याप्त समय दे सकते हैं, 2 मंथ्स का आपको टाइम यहां पर देना होगा। अब पॉलिटी के लिए नियरली आप जो है वो 70% टाइम देते हैं। ठीक है, और लगभग 30% टाइम आप आईआर के लिए देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डायनेमिक पोर्शन ज्यादा हो जाता है। दैट इज द डायनेमिक पोर्शन, यानी गतिशील तथ्य इसमें जो है वो तेजी से आकर जुड़ जाते हैं, डायनेमिक पोर्शन। तो पेपर 2 एंड पेपर 3 ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है। क्लियर है, तो इतना टाइम हमें यहां देना पड़ेगा पेपर 2 के लिए। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं हम लोग। जीएस पेपर 3 ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग पार्ट होता है, सबसे ज्यादा गुगली यहां खाती है। पीछे आपने समाज पढ़ लिया, भारत का भूगोल पढ़ लिया और भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी मिल गई, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में जानकारी मिल गई। तो पेपर 3 में ही इकोनॉमी क्यों डाला, आप सोच के देखो। इसको यूपीएससी पेपर 1 में भी डाल सकता था, क्यों डाला यह समझना बड़ा जरूरी है। एक बार आपको यह समझ में आ गया कि भारत का भूगोल कैसा है, भारत की मिट्टियां कैसी हैं, भारत में कितने प्रकार की जलवायु है, कितनी वन संपदा है, कितना हमारे पास कृषि क्षेत्र है, आपको इसके बारे में पता हो गया। फिर इसका इस्तेमाल करने वाला समाज कैसा है, समाज में क्या हमारे पास महिलाओं की स्थिति है, समाज में क्या हमारी जाति व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सोशल स्ट्रक्चर हमारा क्या है। फिर हमने समझा कि इन दोनों को मिलाकर पॉलिटी कैसे निर्मित होती, किस तरह की पॉलिटिकल सिस्टम हमारे पास, लोगों का कितना सुना जा रहा है, उनके लिए पॉलिटी कितनी काम करती है, क्या अपराध की मात्रा ज्यादा है, महिलाओं का सशक्तिकरण कितना हो रहा है, राजनीति में महिलाओं की भूमिका कितनी है। फिर हम ये देखते हैं कि विश्व पटल पर भूमंडलीकरण के इस दौर में, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में भारत कहां खड़ा हुआ है, क्या वो सभी के साथ मिलकर व्यापार कर रहा है या बिल्कुल वो पृथक है, वो ओपन इकोनॉमी है या वो क्लोज इकोनॉमी है, हमारे साथ सबके साथ हम मैत्री करते हैं या नहीं करते हैं, पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध क्या है, पड़ोसियों को लेकर हमारी विदेश नीति क्या है, हमारी फॉरेन पॉलिसी अपने नेबर्स को लेकर क्या है। इन सारे प्रश्नों का जवाब अब तक आपको पेपर 1 और पेपर 2 में मिल चुका होगा। यानी आपके पास भारत की राज्य व्यवस्था, भूगोल, समाज और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होगी। विदेशों में भारतीय डायस्पोरा कितना रह रहा है, कितने विदेशी जो है विदेश में रह रहे हैं, भारत भूमि के साथ वो जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं। अब इनको मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था अपना चरित्र जो है वो अपना चेहरा लेना शुरू कर देगी। यानी अगर आपके पास एक अच्छी सरकार है, स्टेबल गवर्नमेंट है जो प्रगतिशीलता के साथ काम करे, तो यानी आपकी इकोनॉमी के लिए बेस बहुत अच्छा होगा। लोग बहुत प्रगतिशील हैं, उद्यमशील हैं, वो बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपकी इकोनॉमी को बूम मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी इकोनॉमी आयात से ज्यादा निर्यात करने के लिए फोकस करती है। आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से लेकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके लिए इकोनॉमी का बेस आपको मिल जाएगा। आप आयात ज्यादा करते हैं या निर्यात ज्यादा करते हैं, आपको अर्थव्यवस्था अपना आधार देना शुरू कर देगी। तो यहां पर हम इसलिए जीएस पेपर 3 के लिए अब हमारे पास बेस आ जाएगा। नियरली 2 मंथ आपको यहां देना है, जिसमें 60% टाइम आप इकोनॉमी में, 15% टाइम आप इंटरनल सिक्योरिटी के साथ, आंतरिक सुरक्षा के साथ जोड़कर देंगे। छोटा टॉपिक है, सिर्फ 4 इसके पार्ट हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है वो टेक्नोलॉजी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 15% टाइम, और डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन के लिए लगभग 10% का समय आप लमसम जो है वो देंगे। राइट, इतना जो है वो आप समय देंगे। ये बॉर्डर, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर बहुत बड़ा टॉपिक है, 11 पार्ट आपके एग्रीकल्चर के इसके साथ सिलेबस में जुड़ जाते हैं। डन है।
तो ये आप 2 महीने का टाइम, आप यहां पर 2 मंथ का टाइम निकाल देंगे। अब अपना टाइम टेबल इसके हिसाब से सेट कर लीजिए, आप कितना पढ़ते हैं, इतना टाइम इतने समय में, 60 दिन में, नियरली 60 डेज में आपको ये पूरा करना है। तो आप एक्चुअली में आप पर डे कितना पढ़ेंगे, ये आप अपना मैथमेटिक कैलकुलेशन कर लीजिए। इसमें आप मॉर्निंग करेंगे या इवनिंग करेंगे, आप अपने आप समझ लीजिए, इतना एक आइडियल टाइम आपको देना इसमें पड़ेगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स के पेपर में। तो जीएस का चतुर्थ पेपर एथिक्स है। एथिक्स में काफी कुछ, कोई वेरिएबल नहीं है, बड़ा फिक्स टाइप चलता है, बहुत ही अपना सिलेबस टू सिलेबस चलता है। आपकी सोच, आपके जीवन से जुड़ी हुई चीजें इसमें ज्यादा होती हैं। तो 1 से 1.5 महीने का समय, 1.5 महीना एक आइडियल समय आप इसमें दे सकते हैं और इसका आप अध्ययन कर सकते हैं, आप इसके साथ जा सकते हैं। क्लियर है? तो आपने यहां पर इसका एक बेस बना लिया, लगभग 1.5 महीने का टाइम आपने जीएस पेपर 4 के लिए दे दिया, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्टर भी है। बहुत सी चीजें हम बचपन से, क्या मूल्य होता है, निर्णय कैसे लेना है, बेईमानी नहीं करनी है, सत्य की तरफ जाना है, सत्य अटल होता है, यूनिवर्सल होता है, ये सब चीजों को हम बहुत पढ़ते चले हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा घबराना है। होश में अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए इस पेपर को बड़े आसानी से किया जा सकता है। सो इस तरह से हम अपना 8 महीने का जो स्पैन है, 7 to 8 मंथ का स्पैन हम पूरा करेंगे अपने मेंस में। अगर हम ये मेंस में ये स्पैन पूरा कर जाते हैं तो हमारे लिए प्री के लिए एक बहुत बड़ा बेस तैयार हो चुका होगा। इकोनॉमी का एक बेस आप पकड़ चुके होंगे, ज्योग्राफी का बेस पकड़ चुके होंगे, पॉलिटी आपको समझ में आ चुकी होगी, आईआर के क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, तो आपको डायनामिज्म आपको समझ में आ चुका होगा। तो आपके लिए आगे तैयारी करना बहुत आसान है। इसके बाद जब हम प्री की तैयारी में आएंगे तो हम 4 महीने का लगभग समय लेकर चलेंगे, और जिस साल 2020 जब आप पहुंचेंगे तो उस साल का जो फरवरी होगा या जनवरी मिड होगा, वहां से आप डिसाइड कर लेंगे कि अब हमें डेडिकेटली प्री के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक को जीएस बोलते हैं, दूसरे को सीसैट बोलते हैं। जीएस में एक नई चीज जुड़ जाएगी और उस समय का जो कॉन्क्रीट करंट अफेयर्स होगा वो आप उसको जो है अपने साथ लेकर, हालांकि डे 1 से चलना चाहिए, लेकिन उस समय स्पेसिफाइड इसके लिए आप जो है टाइम देना शुरू कर देंगे। ठीक है? और वहां पर जीएस को आप कवर करेंगे। और सीसैट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे मैं इसकी स्ट्रेटजी आपको पहले बता चुका हूं, तो इसके बारे में आप तैयारी वहां से शुरू कर देंगे। आपके लिए बहुत से हम अपना जो शुरुआती दौर है, जो सब्जेक्टिव आयाम है, उसको हम लेकर चल सकते हैं।